नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट लाइव में। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर में सबसे पहले खबर है झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की जो सीटें हैं उसका बंटवारा हो गया है। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चतरा की एक सीट दी गई है। बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भाजपा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीटें जो हैं आजसू को दी गई हैं। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। एक नहीं सिर्फ होकर के झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो मां बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, मां बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होगा। आपको बता दें जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण की 43 सीटों के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर और छुट्टियों को छोड़कर नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किया जा सकेगा। आपको बता दें सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। झारखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने स्थित चुनाव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। आपको बता दें उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 28 अक्टूबर है, जबकि पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियों की बैठकें तेज हो गई हैं। इसको लेकर रांची में जेबीकेएसएस यानी झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति ने बैठक की। जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर उमाशंकर शास्त्री उर्फ रंजीत पांडे बेरमो विधानसभा सीट से जेबीकेएसएस के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। रंजीत पांडे ने कहा कि इसकी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर उमाशंकर शास्त्री उर्फ रंजीत पांडे टाइगर फोर्स में जिला सचिव के पद पर नियुक्त रह चुके हैं। साथ ही अनेकों आंदोलनों का हिस्सा भी रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रंजीत पांडे ने कहा कि अगर मुझे जनता चुनकर लाती है तो हम लोग बेरमो विधानसभा क्षेत्र में विस्थापन नीति और पुनर्वास नीति पर विशेष ध्यान देंगे और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे रोजगार, पलायन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और आपको बता दें ध्वनि प्रदूषण, इन समस्याओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि यहां जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां आई हैं उनमें सीआईएसएफ की जगह हमारे नौजवानों को रखा जाएगा और उन्होंने आगे कहा कि सीआईएसएफ की तैनाती के बावजूद धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रही है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सीआईएसएफ के बजाय हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए अगर जनता मुझे चुन कर लाती है तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से विधानसभा के पटल पर रखने का प्रयास करूंगा और हम सब एकजुट होकर जन समस्याओं को दूर करेंगे।
खबर बिहार से। आपको बता दें, जमुई में पार्टी कार्यक्रम के लिए पहुंचे राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मौजूदा नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने जमुई में मीडिया से रूबरू होते हुए शराबबंदी पर बड़ा सवाल करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना भी साधा है और तेजस्वी ने कहा कि आम लोगों को ये पता है कि कहां शराब बनती है और कहां बिकती है, फिर सरकार और प्रशासन को ये कैसे नहीं मालूम हो रहा। बिहार में जहरीली शराब के दर्जनों लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक संवेदना तक व्यक्त करना भी उचित नहीं समझ रहे। बिहार में हर छोटे बड़े पुलिस और प्रशासन के अधिकारी की मिली भगत से शराब का निर्माण और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिससे लोगों की जान जो है वो जा रही है। बता दें, इन दिनों जहरीली शराब से बिहार के सिवान और सारण जिले में लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है और विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर शराबबंदी को लेकर लगातार हमला बोला जा रहा है। भोजपुरी के मशहूर अभिनेता रितेश पांडे ने बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान रितेश ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, जिसमें बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी शामिल थे। रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा से अपनी राजनीतिक तैयारी की भी जानकारी दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जो भी होगा जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पर उनकी प्रतिक्रिया ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं पप्पू यादव के हालिया ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने की बात कही थी, रितेश ने कहा कि किसी को भी कानून के ऊपर जाकर कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अनैतिक कार्य करता है उसके नेटवर्क ध्वस्त होने चाहिए, लेकिन इस बात को सोच समझकर ही कहनी चाहिए। भोजपुरी अभिनेता की इस टिप्पणी ने पप्पू यादव के ट्वीट को एक नई दिशा दी और राजनीतिक चर्चा और भी गर्म हो गई है। महर्षि वाल्मीकि जयंती और बिहार कला दिवस के मौके पर लाली पहाड़ी के समतल स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्रा के हाथों से किया गया। कार्यक्रम में न केवल आम जनों की भागीदारी रही, बल्कि दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों, सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा वर्ग, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं और मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाली पहाड़ी की महत्व और लखीसराय के पर्यटन में इस स्थल के योगदान को आम जनों तक पहुंचाना है। ऐतिहासिक धरोहर लाली पहाड़ी बौद्ध सर्किट का एक भाग है। इस स्थल से श्रीमद धम्म विहार के नाम से एक मशहूर भी प्राप्त है। और आपको बता दें, इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, रैंप, सीसीटीवी और रंग बिरंगी लाइट और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति पंडित कुमार मरदूर के द्वारा दी गई। लाली पहाड़ी के साथ क्रिमिला पार्क को भी व्यवस्थित करने की कवायद जो है वो की जा रही है, ताकि इस स्थल को बिहार के पर्यटन मैप पर एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई जा सके। खबर राजस्थान से। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने ब्रिटेन सरकार की मंत्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी
की, हीरा निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की यूके स्थित फर्मों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने वंडरलस्ट, जो इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है, इसके अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत, जीवंत परिदृश्य और वैश्विक यात्रियों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विधिवत कदमों पर भी चर्चा की गई। इन बैठकों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच कई शताब्दियों पुराना रिश्ता है। हमने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों और सांसदों के साथ आज बहुत ही उपयोगी और व्यापक बातचीत की। इस दौरान प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों में उनसे सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और नए निवेश के लिए वहां की कई कंपनियों के साथ हम लोगों ने चर्चा की। उनसे राजस्थान के अंदर मौजूद व्यावसायिक अवसरों का भी लाभ उठाने का आग्रह किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, गुरुवार देर रात संघ के कार्यकर्ता करनी विहार इलाके में दशहरा मैदान में शरद पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे। इसी कार्यक्रम में खीर खिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। शिव मंदिर में संघ के खीर उत्सव के दौरान संघ कार्यकर्ता जय घोष लगा रहे थे। इस पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने ऐतराज जताया तो संघ कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा शुरू कर दी। इसके बाद बाप बेटे आए और संघ के कार्यक्रम में चाकूबाजी करना जो है वो शुरू कर दिया। इसमें संघ के 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के घायल कार्यकर्ताओं से उनका हालचाल जाना। इस चाकूबाजी की घटना पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए करनी विहार में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। खबर छत्तीसगढ़ से। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बैठक ली, जिसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री साय ने बैठक में मंडल शक्ति केंद्र और बूथ स्तर की जानकारी ली और बैठक में आए सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। संगठन महामंत्री पवन साय जी ने कहा कि जनता का जो विश्वास हम पर लगातार कायम है, वो विश्वास हमें फिर से प्राप्त करना है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्याम बिहारी जायसवाल ने भी चुनाव के मद्देनजर आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए आगामी उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पुलिस का परिवार सुरक्षित नहीं, आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा, सूरजपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा की सत्ता में आते ही 1 वर्ष में कई जिले जो हैं वो जल चुके हैं। गृह मंत्री लाइन ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मंत्री कई गुटों में बटे हुए हैं, जैसे विष्णु देव साय गुट, विजय शर्मा गुट, ओपी चौधरी गुट, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। इसी के चलते छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, बलात्कार, पुलिस कार्यालय सहित आम लोगों के घर जल रहे हैं। सूरजपुर में पुलिस के परिवार की हत्या अत्यंत दुखद है। अपराधी को पहले से पुलिस संरक्षण था और अपराध करने के बाद भी संरक्षण उसे मिल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने मतदान केंद्रों के 85 बूथों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग गेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए और मतदाताओं के बैठने के लिए यथासंभव वेटिंग हॉल और मतदान केंद्रों में आवश्यकता अनुसार बेंच लगाए जाएं। मतदान केंद्र में कुर्सी और टेबल लगाया जाए। साथ ही मतदान केंद्र में पीने का पानी, बिजली
शौचालय, मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था बेहतर की जाए। जनसंपर्क विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 10 महीने में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। वो आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के संवाद भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब की पथवे पर जहां लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहां चौपाटी खोली जा रही है। वहीं स्थानीय लोग इसका जमकर जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चौपाटी खोलने से यहां पर्यावरण, लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। ये लोगों का मॉर्निंग वॉक और सुबह शाम घूमना यहां बंद हो जाएगा, लोगों को तकलीफ होगी। ये सौंदर्य कारण केवल लोगों की सेहत और घूमने के लिए किया गया, ना चौपाटी खोलने के लिए। इसके पीछे दानी गर्ल्स स्कूल भी है, जहां पर भी आज सामाजिक तत्व का जमावड़ा हो जाएगा। छात्राओं से छेड़छाड़ नहीं होगी, जबकि यहां के पूर्व विधायक, अभी के लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये बंद सड़क को खुलवाया था। और आपको बता दें, ये भी कहा कि यहां कोई चौपाटी नहीं बनेगी। स्कूल से लगी हुई यहां प्रकृति की सौंदर्यता में घूमने फिरने, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए ये जगह खत्म हो जाएगी। ये जगह है बूढ़ा तालाब, लेकिन नगर निगम और यहाँ के स्थानीय नेता, बीजेपी और कांग्रेस सभी मौन हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है और इसका असर आने वाले दक्षिण विधानसभा के चुनाव में जरूर पड़ेगा, लोगों का कहना है। खबर मध्य प्रदेश से। सिवनी जिले की धूम में विराजित माता महाकाली का विशाल दशहरा मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसका विसर्जन चल समारोह है और शरद पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष आयोजित होता है। इस क्रम में शरद पूर्णिमा के दिन माता रानी का विसर्जन समारोह शुरू होने से पहले एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि माता महाकाली को जिस ट्राले में रखा जाता है, उसे मंच स्थल तक लाया जा रहा था। इसी दौरान वो रास्ते में हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे करंट फैल जाने की वजह से 8 लोग झुलस गए। इन्हें तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा शासकीय सिविल अस्पताल लखनादौन पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। और वहीं 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 5 लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में हैं, उनका इलाज जारी है। पन्ना के ककरहटी से 44 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवक यशवंत अवधिया उर्फ छोटू और प्रभांशु तिवारी ने फरियादी पुरुषोत्तम सोनी से इंडियन गैस एजेंसी खुलवाने के नाम पर पैसा लिया था और फिर बिना काम किए फरार हो गए, जिसकी शिकायत जो है एफआईआर फरियादी के द्वारा ककरहटी चौकी में दर्ज कराई गई। पन्ना जिले में ऐसा ही एक मामला पूर्व में भी सामने आया था, जहां पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर पैसों की ठगी की गई थी। आपको बता दें, फरियादी पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि यशवंत अवधिया उर्फ छोटू, पिता शरद अवधिया और प्रभांशु तिवारी उर्फ बॉबी, पिता गिरीश तिवारी, दोनों बाजार मोहल्ला ककरहटी के ही निवासी थे और पुरुषोत्तम से थोड़ी बहुत पहचान भी थी। कटनी जिले के सलीमनाबाद थाने के ग्राम पहरुआ में 2 युवकों ने 12 साल के बच्चों को शराब में पेट्रोल डीजल मिलाकर पिला दी, जिसके बाद 12 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसे परिवार वालों ने फौरन ही इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बच्चे के पिता ने बताया कि उसके 12 साल के मासूम बच्चे को शराब में डीजल पेट्रोल मिलाकर पिलाया है, जिससे उसका बच्चा बेहोश हो गया। पिता के मुताबिक शिव दयाल पटेल और उसका भाई बंदिया पटेल ने
जाति को लेकर ये सब किया। दोनों ने बच्चे के साथ जातिगत गालियां दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। अभी बच्चे की हालत गंभीर है, डॉक्टर इलाज में लगे हुए हैं। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।